हेलो बच्चों। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है उसका बेसिक हम लोग जान चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है उसका बेसिक भी हम लोग जान चुके हैं, हालांकि एक दो बातें और बतानी है उसमें। पर अब हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सेम चीज़ सीखने। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दोनों एक साथ हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। और वो जो ऑक्टाहेड्रल शेप है वो कैसा होता है, तो शेप वैसे तो मुझे लगता है हम लोग को पता होना चाहिए। तो उसमें हम मान सकते हैं कि बीच में एक स्क्वायर आ रहा होता है, बीच में एक स्क्वायर आ रहा होता है। एक लिगेंड मान लेते हैं इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है। और क्या होता है, एक लिगेंड ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है, एक लिगेंड ऊपर से भी आएगा और एक लिगेंड नीचे से भी आएगा। ठीक है, ये बीच में कौन है, बीच में सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम को इधर चारों तरफ से लिगेंड ने घेरा हुआ है। जो बीच में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कौन सा शेप बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। ये शेप आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान लें कि ये क्या बना हुआ है कि स्क्वायर बना हुआ है। और उसके अलावा ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, क्या ये डिज़ाइन आप समझ पा रहे हैं? चार एक प्लेन में है, स्क्वायर बना रहे हैं और एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। टोटल कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो शेप होता है ना, ऑक्टाहेड्रल शेप जो होता है वो एक रेगुलर शेप होता है। रेगुलर शेप होने का क्या मतलब है? रेगुलर शेप होने का मतलब ये है कि हम इसे किसी भी तरफ से देखें ये हमें सेम दिखाई देता है। किसी भी तरफ से देखें ये हमें सेम दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो डिज़ाइन बना हुआ है तो उसमें आपको लग रहा है कि ये चारों लिगेंड स्क्वायर बना रहे हैं और ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चारों स्क्वायर बना रहे हों, ये ऊपर से आ रहा हो ये नीचे से आ रहा हो। थोड़ा सा हम लोग ध्यान बढ़ाते हैं और देखें इन चारों को देखो, 1 2 3 4, इन चारों पर अगर जोर दो तो क्या ये चारों भी एक सेम प्लेन में ही आ रहे हैं? देखो स्क्वायर तो ये चारों भी बना रहे हैं, है ना। और इस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये वाला हम मान सकते हैं ऊपर से आ रहा है और इस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मान सकते हैं ये वाला नीचे से आ रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि ये चारों एक स्क्वायर बना रहे थे, उसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर से था ये नीचे से था, वैसे ही ये चारों भी तो एक स्क्वायर बना रहे हैं और ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये चारों भी तो स्क्वायर बना रहे हैं क्या? ये चारों भी तो एक स्क्वायर बना रहे हैं और फिर ये वाला ऊपर से आ जाएगा और ये वाला नीचे से आ जाएगा। तो ये शेप कैसा शेप है? ये बोलना है रेगुलर शेप है। ठीक है, तो समझने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ कि ये चारों स्क्वायर बना रहे हैं, ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कई सारे इसमें हम किन्हीं भी चार को उठा लेंगे आमने सामने वाले को तो वो स्क्वायर बना रहे होंगे और बचे दो कहाँ से आ रहे होंगे, एक ऊपर से एक नीचे से आ रहा होगा। ठीक है, ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब इसमें बताइए कि क्या आप सिस और ट्रांस पोजीशंस पहचान पाएंगे? क्या सिस पोजीशन याद है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने सीखा था सिस पोजीशंस क्या होती हैं। तो जो सेम साइड में हो, ठीक है, या इन कॉम्प्लेक्सेस में हम कह सकते हैं जिनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ऐसी पोजीशंस जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो वो पोजीशंस क्या हम बोल देंगे? सिस बोल देंगे। और जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो ऐसी पोजीशंस को हम क्या बुला देंगे? ट्रांस पोजीशन बुला देंगे। जैसे कि अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूँ, मान लो
मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है और ये L6 है। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो L1 और L1 जो है वो L2 के साथ, वो L4 के साथ, L5 के साथ और L6 के साथ किस पोजीशन पर है? सिस पोजीशन पर है। L1 की L2 से, L1 की L4 से, L1 की L5 से, L1 की L6 से कौन सा पोजीशन है? सिस है। क्यों? क्योंकि L1 इन सभी के साथ किस एंगल पर है? 90 डिग्री पर है। L1 का L2 से कितना एंगल है? 90। L1 का L4 से कितना एंगल है? 90। और ये L1 का L5 से कितना एंगल है? वो भी तो 90 है ना। ये जो स्क्वायर बना रहे थे, L5 ऊपर से आ रहा था, तो ये वाला एंगल भी कितना बन रहा होगा? ये वाला जो एंगल बन रहा होगा वो भी 90 बन रहा होगा। ठीक है। और L1 का L3 के साथ क्या रिलेशन बोलोगे या कौन सी पोजीशन बोलोगे? तो बोलोगे ट्रांस, क्योंकि L1 और L3 के बीच में अगर एंगल पूछेंगे तो कितना एंगल बोलोगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? ये तो बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, तो ये कितना एंगल कहलाएगा? 180 कहलाएगा। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन कौन से ट्रांस पेयर बनेंगे? ट्रांस पेयर क्या होते हैं? जो पोजीशंस ट्रांस में है एक दूसरे के, उनको एक साथ में लिख देंगे तो ट्रांस पेयर कहलाएगा। बोलो क्या L5 L6 के रिस्पेक्ट में ट्रांस में है? क्योंकि L5 ऊपर से आ रहा था, L6 नीचे से आ रहा था, तो L5 L6 ट्रांस में है। ठीक है। और कौन ट्रांस में है? तो बोलेंगे L1 L3 ट्रांस में है। और कौन ट्रांस में है? तो बोलोगे L2 L4 ट्रांस में है। अगर हम ये वाली डिज़ाइन को ऑब्जर्व करें तो इस वाले डिज़ाइन में L1 L3 ट्रांस में है, L2 L4 ट्रांस में है और L5 L6 भी ट्रांस में है। ठीक है। तो ये बात समझने की कोशिश करें, क्या इस डिज़ाइन को, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है उसे मैं सिर्फ इस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं डिज़ाइन नहीं बनाता, सिर्फ ये लिख देता तो भी क्या एक तरह से डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बनाई है और ये डिज़ाइन लिख दी है। हमें पता है कि भाई कि ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स आने वाले हैं? 6 आने वाले हैं। कितने लिगेंड्स आने वाले हैं? 6। और ट्रांस पेयर कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, तीसरा पेयर ये बनेगा। जब टोटल 6 हैं तो पेयर तो 3 ही बनेंगे ना। और वो 3 पेयर जो बनेंगे वो हमने लिख दिए हैं। L1 L3 के ट्रांस में है, L2 L4 के ट्रांस में है, L5 L6 के ट्रांस में। किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें उससे मतलब नहीं। किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें उससे मतलब नहीं। बस पोजीशन से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है कि भाई ये डिज़ाइन जैसे ही ये कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि L5 के सामने कौन आ रहा होगा? L6। और अगर L5 के सामने L6 है, ध्यान से सुनिए, L5 के सामने अगर L6 है तो L5 के सामने वाली पोजीशन पर तो L6 आ गया, तो बाकी सब कहाँ पर आ रहे होंगे? जो सामने वाली पोजीशन का मतलब क्या? सामने वाली पोजीशन का मतलब कितने एंगल पर? 180 डिग्री पर। और सामने वाली पोजीशन एक ही है। अगर हम कुछ भी उठाएं, मान लो हमने L1 उठाया तो सामने तो बस एक ही है ना, 180 पर तो सब सिर्फ L3 ही है, बाकी सब का एंगल कितना है? 90। L1 के सामने 180 पर L3 ही तो है, बाकी इसका L1 से एंगल कितना है? सबका एंगल 90 है बच्चों। थोड़ा सा इसमें 3D लगने वाला है। अब ये बीच में स्क्वायर बन रहा था ना, तो जो स्क्वायर से ऊपर जा रहा है वो भी L1 से 90 पर ही आ रहा है, और जो इस स्क्वायर से नीचे आ रहा था वो भी तो L1 से 90 ही बना रहा होगा। ठीक है। ऐसे ही L1 के सामने कौन है? L3, यानी L1 से 180 पर तो L3 है और बाकी सब किस पोजीशन पर है? सिस पोजीशन पर है। बाकी सब किस एंगल पर होने वाले हैं? 90 पर होने वाले हैं। और L2 के सामने कौन है? L4। अगर L5 के सामने L6 हो गया, L1 के सामने L3 हो गया, तो L2 के सामने कौन बचा? L4 ही बचा। ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सीखे थे, या लास्ट क्लास में सीखे थे, तो उसमें याद है एक था कंपाउंड MABCD। मान लिया कि हाइब्रिडेशन क्या है? DsP2, तो शेप क्या निकलेगा? स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो इसमें बोलो कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आए थे? 3 आए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक बार A के ट्रांस में B हो सकता है, A के ट्रांस में B हो सकता है, तो C के ट्रांस में कौन हो जाएगा? D हो जाएगा।
एक बार ए के ट्रांस में बी हो गया तो ए के ट्रांस में सी हो सकता है, तो बी के ट्रांस में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। या हो सकता है ए के ट्रांस में डी आ जाए तो बी के ट्रांस में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये 3 डिज़ाइन थी, ये हम लोग, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा या उसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको ये मिला होगा। अब ये जो डिज़ाइन बनाई है, क्या हम इसको किसी तरीके से शॉर्ट में लिख भी सकते हैं? हाँ, और वो शॉर्ट तरीका क्या है, ट्रांसपेयर बस लिख दिए जाए। तो इस डिज़ाइन को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलो, ए के ट्रांस में कौन है, बी, तो एक ये ट्रांसपेयर हो गया, और सी के सामने कौन है, डी, एक ये ट्रांसपेयर हो गया। ये जो डिज़ाइन है उसको बस ऐसे ही लिख दो तो भी जो भी समझ पाएगा इस मेथड को वो तुरंत बना लेगा कि अच्छा ए के ट्रांस में बी है तो ऐसे बना देगा। ये करेगा, कहेगा ए के ट्रांस में बी आ रहा है तो ऐसे कर लेगा, और सी के ट्रांस में डी आ रहा है तो ऐसे कर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा कि ए बी को यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख देगा। मैं इसको फिर से लिख के बताता हूँ। अगर कोई ये पढ़ेगा, डिज़ाइन नहीं है उसके सामने, कोई सिर्फ ये पढ़ेगा तो क्या बनाएगा, सेंट्रल एटम तो बताएगा ही, और देखेगा कि ए के ट्रांस में कौन है, बी, लो ए के ट्रांस में बी बना दिया। तो दूसरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, भाई ए बी तो हो गए ना, तो बचा कौन, सी और डी, तो सी के ट्रांस में कौन आएगा, डी आएगा। ठीक है। वेरिएशन क्या हो सकता है, वेरिएशन ये हो सकता है कि ए इधर ना बना के इधर बना दे, इधर बना दे, इधर बना दे। मान लो ए इधर बना दिया किसी ने, तो ए के ट्रांस में लिखा तो बी है तो बी इधर बना देगा, और सी के ट्रांस में कौन है, डी है, तो वो ऐसे बना देगा। अब बोलो ये दोनों की ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है, तो इन दोनों की ज्योमेट्री बच्चों सेम है। भाई ए के अगल बगल कौन है, सी और डी, ए के अगल बगल कौन है, सी और डी। जितनी डिस्टेंस ए सी की यहाँ पर है, क्या उतनी डिस्टेंस ए सी की यहाँ पर है। जितनी डिस्टेंस ए डी की यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस ए डी की यहाँ पर है। जितनी डिस्टेंस ए के सामने कौन है भी, ए के सामने कौन है भी, हर तरह से कोई भी डिस्टेंस, कोई भी एंगल देखोगे वो जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, तो बस हम ऐसे ट्रांसपेयर भी अगर लिख देंगे तो डिज़ाइन बना ले जाएंगे। डिज़ाइन कोई ये बनाए कोई ये बनाए, दोनों डिज़ाइन सेम ही हैं, एक्चुअली दोनों कंपाउंड सेम ही हैं। इसको हम ये डिज़ाइन बनाने के बजाय हम क्या लिख सकते थे, तो यहीं से हम बना सकते हैं। ए के सामने बी आ रहा था ना, ए के सामने बी आ रहा था, सी के सामने डी आ रहा था, यहीं पर सोचो क्या और वेरिएशन हो सकता है ए के सामने बी ना आके कौन आ जाए, ए के सामने सी आ जाए। और जैसे ही आपने कहा ए के सामने सी आएगा तो बाकी दोनों फिक्स हो गए, बी और डी भी एक दूसरे के सामने ही आने पड़ेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के ट्रांस में हैं। ऐसे ही ए के सामने बी आ चुका है, ए के सामने सी आ चुका है, तो क्या बचा, ए के सामने डी आ जाए, ए के सामने डी आएगा तो बी के सामने कौन आएगा, सी। समझ रहे हैं मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये डिज़ाइंस अलग अलग बना के देखें या फिर हम सिंपली क्या अलग अलग लिख के देख लें। इनको हम क्या बुलाने वाले हैं, ट्रांसपेयर बुलाने वाले हैं। ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स थे उसमें 4 लिगेंड आ रहे थे, तो ट्रांसपेयर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें कितने लिगेंड आ रहे हैं, उसमें 6 आ रहे हैं, तो उसमें कितने लिगेंड बनेंगे, उसमें कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, और ये जितने भी वेरिएशन पॉसिबल होते हैं, जैसे एक वेरिएशन ये रहा, दूसरा वेरिएशन ये रहा, तीसरा वेरिएशन ये रहा, ये जितने भी वेरिएशन हैं वो वेरिएशन क्या हैं, वो वेरिएशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जितने भी वेरिएशन हैं वो वेरिएशन क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी होगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं तो क्या करेंगे, तो हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना सीखा था, ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को कट करे 2 इक्वल हाफ्स में, और वो दोनों जो आधे आधे भाग मिलने वाले हैं वे एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए। ठीक है, तो वो फिर से रिवाइज होने वाला है, तो ये कॉन्सेप्ट तो वही है, बस अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कहाँ आ गए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर आ गए। मान लेते हैं अब ये सब एग्जांपल्स चल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है MA6 टाइप का। M क्या है, सेंट्रल एटम है, और A क्या है, A है मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, कितने आए हैं, 6 आए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होगी,
वैसे तो रेगुलर ज्योमेट्री है, लेकिन मान लिया कि ये सभी कैसे आ रहे हैं, 4 एक स्क्वायर के शेप में आ रहे हैं, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। ये तो होता है ना। अब ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है, इसके ट्रांसपेयर बोलो क्या बन जाएंगे। तो क्या ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने ए आ रहा है, यही लिखना पड़ेगा। एक ट्रांसपेयर ये है ए ए, एक ट्रांसपेयर ये है ए ए, एक ट्रांसपेयर ये है ए ए, सभी तो सेम है। क्या और कोई वेरिएशन पॉसिबल है बच्चों? क्या मैं इसे को इधर करूँगा या इसे को इधर करूँगा तो क्या कुछ नया सामने आने वाला है? कुछ नया सामने आने वाला है क्या? आंसर है नहीं। तो क्या ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? नहीं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि किन्हीं भी दो बॉन्ड्स को हम इंटरचेंज करेंगे, कोई नई ज्योमेट्री सामने आने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो ध्यान से सुने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए हम अभी सिर्फ क्या सीख रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमारा काम उसी से हो जाने वाला है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्या, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें क्या चेक करना है, पीओएस। हमें क्या चेक करना है, पीओएस। और अगर पीओएस मिल गया, अगर पीओएस मिल गया तो हम बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर पीओएस मिल गया तो हम बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर पीओएस नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये जो अब बताने जा रहा हूँ वो लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था वो पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। और वो रोटेट जो करेगा ना, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी थी बच्चों, याद है? एक था डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक क्या था, लीवो रोटेटरी। दो पॉसिबिलिटी थी, एक था डेक्स्ट्रो और एक था लीवो, एक था प्लस एक था माइनस, एक था स्मॉल डी टाइप का और एक था स्मॉल एल टाइप का। कितनी पॉसिबिलिटी थी? दो। तो जैसे ही हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही, साथ में वो एक ना होके कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और वो जो दो फॉर्म होने वाली हैं उसमें से एक होगी प्लस वाली और एक होगी माइनस वाली। एक होगी डी वाली और एक होगी एल वाली। एक होगी जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और एक होगी जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये लास्ट क्लास में नहीं बताया था, ये भी बता रहा हूँ फिर से। अगर क्वेश्चन आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का तो हम तुरंत किसके ऊपर चले जाएंगे, पीओएस के ऊपर। दिमाग में प्रोसेस मैं आपके दिमाग में प्रोसेस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ चले जाएंगे, पीओएस के ऊपर चले जाएंगे। पीओएस अगर आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर पीओएस नहीं आया तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, दो फॉर्म्स में। वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर होने वाले हैं। और वो जो दो फॉर्म है वो कौन सी हैं, एक डी एक एल। एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला फॉर्म और एक होगा लीवो रोटेटरी वाला फॉर्म। और ये जो दो फॉर्म्स होते हैं ना, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जो दो फॉर्म हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, या अगर मैं पूछूं वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो एक दूसरे के तो वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर वो होंगे जिनका पीपीएल के प्रति डिफरेंट बिहेवियर हो जाए। एक अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और कंपाउंड का बाकी सब कुछ सेम है, बस पीपीएल के प्रति नेचर डिफरेंट है। एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो उन दोनों में आपस में जो रिलेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, उनको हम क्या बुलाते हैं, इनैंशियोमर्स बुलाते हैं। उनको बुलाते हैं इनैंशियोमर्स। वो कंपाउंड एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा इनैंशियोमर्स क्या है तो क्या बोलोगे, इनैंशियोमर्स हैं क्या है तो क्या बोलोगे। तो इनैंशियोमर्स क्या है,
इनैंशियोमर्स हैं टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are mirror images to each other. Enantiomers क्या हैं? टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ठीक है, ये बातें हम लोग डिटेल में कहाँ पर सीखने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हो सकता है अभी आपको उतना ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन मैं अभी समझा भी नहीं रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है अभी समझने की डिटेल में। ठीक है, अभी हमें बस एक प्रोसेस समझनी है कि अगर कोई पूछेगा कि कोई कंपाउंड वो आपको देगा और वो पूछेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो आपको क्या चेक कर लेना है? पीओएस पर चले जाना है। पीओएस में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो पीओएस होगा या पीओएस नहीं होगा। अगर होगा तो हम बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर नहीं है पीओएस तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक्चुअली दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में और एक लिवो रोटेटरी फॉर्म में। और वो जो दोनों फॉर्म्स हैं, जो एक डेक्स्ट्रो वाली है एक लिवो वाली है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, और वो जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, मिरर इमेज भी होते हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या कहलाती है? इनैंशियोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इनैंशियोमर्स की डेफिनेशन क्या आएगी? दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टफ है वीडियो में इस चीज़ को समझाना, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आप भी दिमाग लगाएंगे और दिमाग बढ़ा के मैक्सिमम दिमाग का मोड कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मान लो एक ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ठीक है, और एक ये कंपाउंड है। दो कंपाउंड हैं। ध्यान से देखो, समय लेके आराम से देखो और बताओ क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं? ये क्या बनाया मैंने? ये मिरर बनाया है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं? क्या ये इसकी मिरर इमेज दिख रहा है और क्या ये इसकी मिरर इमेज दिख रहा है? बोलो, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो हाँ, मिरर इमेज है भाई। सी इस कॉपी के प्लेन में है तो उसकी इमेज भी कॉपी के ही प्लेन में बन रही है। ये जो एफ है वो सी के पीछे है तो उसकी इमेज भी पीछे की तरफ बन रही है। क्लोरीन भी कार्बन के रिस्पेक्ट में पीछे ही की तरफ है तो इमेज पीछे की बन रही है। ब्रोमीन कहाँ है? ये वाला याद है? ये वाला साइन क्या बता रहा था? ये वाला साइन बता रहा था कि बाहर की तरफ निकला हुआ है ऐसे। तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? बाहर की तरफ बनेगी। ऐसे ब्रोमीन इधर बाहर की तरफ था तो उसकी इमेज भी इधर से भी बाहर की तरफ बन रही है। आयोडीन कहाँ है? वो कॉपी के नीचे की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। 3D डायग्राम है ये 3D है ना। आयोडीन कहाँ जा रहा है? अंदर, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? अंदर। तो बोलो, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? हाँ, ये दोनों मिरर इमेज हैं। ठीक है, ये बात पक्की है कि ये दोनों मिरर इमेज हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे मिरर इमेज तो आप शीशा देखना सीखिए फिर है ना, यही कह सकते हैं भाई। कार्बन का इमेज कार्बन है, फ्लोरीन का फ्लोरीन है, क्लोरीन का क्लोरीन है। जो जैसा है उसका इमेज वैसा ही बनता है। ब्रोमीन बाहर है तो बाहर बनाए, आयोडीन बाहर है तो आयोडीन अंदर है तो अंदर की तरफ बनाए। ब्रोमीन आयोडीन मिरर के पास में है तो इनकी इमेज भी मिरर के पास में बनी है। फ्लोरीन क्लोरीन मिरर से दूर है तो उनकी इमेज भी दूर बनी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज। ठीक है, अब दिमाग लगाइए और बताइए कि ये दोनों कंपाउंड्स सेम हैं या डिफरेंट है? ये दोनों कंपाउंड्स मिरर इमेज हैं, ये वाली बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आई होगी कि ये दोनों दिख रहा है साफ साफ
कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज तो हैं, ये दोनों मिरर इमेज तो हैं। अब ये बताओ कि क्या ये दोनों कंपाउंड सेम हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये दोनों कंपाउंड्स सेम हैं या डिफरेंट हैं। दोनों कंपाउंड्स सेम हैं या डिफरेंट हैं, बताओ भाई। मैं बताऊंगा, बोलो दोनों कंपाउंड्स सेम हैं या डिफरेंट हैं। मैं इतना पॉज क्यों ले रहा हूँ बताने में, जिससे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सेम है या डिफरेंट है, तो आंसर है डिफरेंट है। कैसे पता डिफरेंट है, कैसे पता डिफरेंट है, तो मैं बोलूँगा ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब ये जो कंपाउंड है इस पर ध्यान दे रहे, इस पर ध्यान दे रहे हैं। मान लो इस कंपाउंड को मैं 180 डिग्री फ्लिप कर दूँ। 180 डिग्री फ्लिप करने का मतलब क्या, कि जैसे अभी ये ऐसा है, अगर अभी ऐसा है तो मैं इसको ऐसे पलट दूँ। कंपाउंड ऐसा है तो उसको अभी इस तरह से ऐसे पलट दूँ, तो क्या दिखाई देगा। क्या जो चीज़ें राइट साइड हैं, जो चीज़ें राइट साइड हैं वो लेफ़्ट साइड आ जाएंगी, और लेफ़्ट वाली कहाँ चली जाएंगी, वो राइट साइड चली जाएंगी। कार्बन तो वही है, क्या फ्लोरीन इधर आ जाएगा, क्या क्लोरीन इधर आ जाएगा। इसको फ्लिप करके यहाँ बना रहा हूँ, तो फ्लोरीन घूम के इधर आ जाएगा, क्लोरीन घूम के इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा। ब्रोमीन कहाँ जाएगा, सोचो। ब्रोमीन अभी कहाँ है, तो ब्रोमीन अभी लेफ़्ट साइड में है, बाहर में है। ब्रोमीन अभी लेफ़्ट साइड में ना, लेफ़्ट साइड में है ब्रोमीन, और बाहर है या अंदर है, बाहर है। 180 घुमा दिया तो लेफ़्ट से कहाँ चला जाएगा, राइट। लेफ़्ट से कहाँ चला जाएगा, राइट। और अब बाहर था, 180 घुमाओगे तो कहाँ चला जाएगा, तो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ब्रोमीन बच्चों ऐसा हो जाएगा, ब्रोमीन गया अंदर की तरफ, और जो आयोडीन था वो लेफ़्ट साइड में अंदर है, तो 180 घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में बाहर आ जाएगा। इसको मैंने 180 से फ्लिप किया तो ये मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, अब इस कंपाउंड को मैंने 180 से फ्लिप कर दिया, कंपाउंड को ऐसे से ऐसे अगर कर दोगे तो क्या कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ये पेन रखा है, इस पेन को मैंने ऐसे से ऐसे कर दिया तो क्या पेन चेंज हो गया, नहीं, पेन चेंज नहीं हुआ है भाई, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसको मैंने फ्लिप करके यहाँ पे लिया है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। इसको फ्लिप ही तो किया है, तो ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये दोनों तो सेम है। ठीक है, अब देखो क्या इसमें और इसमें कंपेयर करो, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। तो जैसा ये कार्बन है एग्जैक्टली वैसा ये कार्बन है, जैसा फ्लोरीन क्लोरीन है वैसा ही फ्लोरीन क्लोरीन है। क्या जैसा ब्रोमीन आयोडीन है वैसा ब्रोमीन आयोडीन है क्या, सेम है क्या, नहीं, सेम नहीं है। इसमें ब्रोमीन कहाँ रहा है, बाहर, और इसमें ब्रोमीन कहाँ जा रहा है, अंदर। इसमें आयोडीन अंदर है और इसमें आयोडीन बाहर है। तो देख रहे हो, ये तीनों तो सेम है, ये तीनों तो सेम है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन ने अपनी पोजीशंस क्या कर ली हैं, इंटरचेंज कर ली हैं। ब्रोमीन इसमें बाहर था, इसमें ब्रोमीन अंदर है, इसमें आयोडीन अंदर है, इसमें आयोडीन बाहर है। समझ रहे हैं। अगर ये दोनों कंपाउंड्स आइडेंटिकल होते तो इस ओरिएंटेशन में फ्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, तो ब्रोमीन को बाहर आना है, तो इसमें भी तो वही बात होनी चाहिए थी, फ्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, तो इसमें भी तो ब्रोमीन का होना चाहिए था बाहर, और आयोडीन का होना चाहिए था अंदर। क्या ऐसा इसमें है, नहीं है। तो क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है, नहीं सेम है। क्या ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, हाँ डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो शब्द क्या है उसके लिए, ओरिएंटेशन। क्या डिफरेंस है, ओरिएंटेशन। ब्रोमीन और आयोडीन ने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, इसमें ब्रोमीन बाहर आ रहा था, इसमें ब्रोमीन अंदर जा रहा है, इसमें आयोडीन अंदर जा रहा था, इसमें आयोडीन बाहर जा रहा है। ठीक है, ये वही बात कि ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, और यहाँ से देखने पर पता चल रहा था कि ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं, मिरर इमेज है। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, मिरर इमेज, और ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट भी हैं, आइडेंटिकल नहीं है, कैसे हैं, डिफरेंट हैं। अब बोलो, क्या ये दोनों कंपाउंड्स में कोई भी एक चेक कर लो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैंने क्या पूछ दिया कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी आपको क्या चेक करना है, POS चेक करना है। क्या इसमें POS मिलेगा, तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने लास्ट वीडियो समझा होगा। तो इसमें हम लोगों ने दो तरह के PS देखे थे, टेट्राहेड्रल ना, एक था ऐसा PS इस प्लेन में कट कर रहे थे, या इस प्लेन में कट कर रहे थे।
मान लो मैंने ये वाला प्लेन चुना, ये वाला प्लेन चुना, तो ये तीनों तो आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन बाहर कौन है? ब्रोमीन, अंदर कौन है? आयोडीन। क्या मिरर इमेज हैं ये दोनों एक दूसरे की? नहीं। तो ये वाला जो प्लेन है, जो इस तरह से अगर हम इसको कट करेंगे, ये वाला प्लेन अगर हम सोचें जो कॉपी का प्लेन है, क्या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आंसर है नहीं। क्या ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? अगर ये वाले प्लेन के अलॉन्ग काटोगे तो ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन तो आधे आधे कट जाएंगे, है ना। लेकिन क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं? नहीं, मिरर इमेज नहीं है। तो क्या इसमें पीओएस है? तो बच्चों इसमें पीओएस नहीं है। और जो कहानी इसकी है वही कहानी तो इसकी है, इसमें भी पीओएस नहीं है। ये कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड भी कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? इनैंशियोमर। इनैंशियोमर वही तो था ना, इनैंशियोमर क्या थे? दो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हों और एक दूसरे की मिरर इमेज हों। टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। तो ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं, तो ये दोनों कंपाउंड क्या हैं? इनैंशियोमर है। तो समझ रहे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई कंपाउंड, ध्यान से सुने, शब्द थोड़े से चेंज होने वाले हैं, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और जो उसकी मिरर इमेज है वो सेम कंपाउंड नहीं है, वो डिफरेंट कंपाउंड होगी, और उसका उसके साथ रिलेशन क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर। फिर से आखिरी शब्दों पर ध्यान दें। आखिरी शब्द इस वीडियो के ही हो सकते हैं, मेरे आखिरी शब्द नहीं हैं। इफ़ ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव then its mirror image is also optically active and is a different compound, and these both compounds are, क्या रिलेशन है? enantiomers to each other। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मैं आपसे क्या समझने को कि या क्या याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? दो फॉर्म में। दो फॉर्म में, ये दोनों दो फॉर्म हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस फर्क कहाँ पर आया है? ओरिएंटेशन में। बॉन्ड कनेक्शन भी क्या है? सेम है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म में, दो फॉर्म में, और वो दोनों फॉर्म एक दूसरे के क्या होती हैं? मिरर इमेज। दोनों फॉर्म्स में रिलेशन क्या होता है? इनैंशियोमर्स। तो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और एक डिफरेंट कंपाउंड होगी और दोनों में रिलेशन क्या होगा? इनैंशियोमर। अब अगर ये होगा डेक्सोरोटेटरी तो ये वाला हो जाएगा लिवोरोटेटरी। अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों का रिलेशन पीपीएल के प्रति अपोजिट होता है, एक अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, इस वीडियो में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे पाए हैं, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।